तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले हैं मैथमेटिकल एनालिसिस, जिससे कि हम सुपरपोजिशन ऑफ वेव वेव को समझते हैं कि किस फेज़ में वो कंस्ट्रक्टिव होता है और किस फेज़ में वो डिस्ट्रक्टिव होता है और क्या उसका पाथ डिफरेंस होता है। तो ये दिया गया है आपके सिलेबस में, है क्या? तो उसके लिए देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक वेव मानो, लेट अस कंसिडर a wave which is coming from a coherent source, अब देखो तुम लोगों ने अच्छे से, मैंने लास्ट वीडियोस में बताया कि क्या क्या कंडीशन होते हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए, डन है क्या? तो फर्स्ट एक वेव मानते हैं और यहाँ पे हम निकालना ही चाहते हैं कि फेज डिफरेंस कितना होने पे कंस्ट्रक्टिव बनेगा, कितना होने पे डिस्ट्रक्टिव बनेगा। तो फर्स्ट में कोई भी वेव मान लेता हूँ जो कि फर्स्ट कोई एक सोर्स से आ रहा है और एक कोहेरेंट सोर्स से आ रहा है, ठीक है? तो ये मेरा फर्स्ट वेव मैंने बनाया। क्या बात है, क्लियर है? कोहेरेंट सोर्स से आ रहा है तो ऑब्वियसली इसका एम्पलीट्यूड ए होगा। अब देखो, हम वेव की इक्वेशन को लिखने के लिए, फर्स्ट वेव है तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं A1 साइन ओमेगा टी, या फिर इसी को लिखा जा सकता है A2 कॉस ओमेगा टी। मैंने ये बात पहले भी बताया, A1 मैंने ये बात पहले भी बताया, फिर से बताता हूँ। आप वेव को इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन में लिख सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन हमने अपने से एक नोटेशन, हमने अपने कन्वीनियंस के लिए रखा है, लिख तो दोनों में से कोई भी सकते हैं, लेकिन हम जब भी कोई वेव को साइन में लिखते हैं ना, तो हमें समझ आ जाता है कि भाई अगर साइन में लिखा है तो मैकेनिकल वेव का बात कर रहा है, और अगर वो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो हम उसको कॉस में लिखते हैं। लेकिन साइन में भी सकते हैं, लेकिन कॉस में लिखते हैं। तो इसमें फ़ायदा क्या हुआ, अगर हम कॉस में लिखते हैं तो हमें बताना नहीं पड़ता ये वेव कैसा है, हम देख के समझ जाते हैं। कॉस की इक्वेशन है, हाँ तो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन होगा, जो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसीलिए हम यहाँ पे कॉस से डेरिवेशन करेंगे। आप साइन से भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन साइन लिखने पे फ़ायदा क्या हो जाता है कि हमें देख के समझ आता है, अच्छा वो बंदा मैकेनिकल वेव का बात कर रहा है। और कॉस लिखा है तो हमें समझ आता है बस देख के कि हाँ हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे हैं। क्या ये बात क्लियर है? हम इन दोनों तरीके से लिख सकते हैं, बट यहाँ पे हम क्या प्रेफर कर रहे हैं, किस में लिखना? फर्स्ट वेव की इक्वेशन को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक लाइट वेव है, तो हम इसको लिख देंगे ए कॉस ओमेगा टी। क्यों? क्योंकि मैंने कोहेरेंट सोर्स लिया है तो इसके एम्पलीट्यूड क्या होंगे, सेम होंगे। और ये वाई क्या बताता है आपको, डिस्प्लेसमेंट बताता है। याद आ रहा है ना क्लास 11 का वीडियो? क्या ये बातें क्लियर है? अब हमें इसका सुपरपोजिशन देखना है। अब देखो S2 एक और कोहेरेंट सोर्स से आ रहा है, मतलब सेम वही कोहेरेंट से जो बनाया था ना, कोहेरेंट सोर्स से हम कैसे वेव बनाते हैं वही फंडा मैं बता रहा हूँ फिर से, लेकिन इस बार मैथमेटिकली, है ना? यहाँ पे मेन सोर्स था, फिर यहाँ पे दो छेद बनाए थे ना, बना के वही वाला कर रहा हूँ। तो ये सेम आ रहा है, ये जो सेम वेव है ना, मैं मानता हूँ ये वाला वेव जब यहाँ पे था, ये इसका t = 0 में शुरू हुआ था, ये वेव थोड़ा पीछे, मतलब ये जब शुरू हुआ तब यहाँ पे था। क्या बात है, क्लियर है? ये यहाँ पे था, ये जब शुरू हुआ तब यहाँ पे था। अब ये देखो, इसके बीच में और इसके बीच में कोई एक फेज का तो डिफरेंस है, हमें फिलहाल नहीं पता, तो लेट इट बी फाइंड इज द फेज डिफरेंस। लेट अस कंसीडर अ वेव व्हिच इज कमिंग फ्रॉम कोहेरेंट सोर्स एंड another wave from S2 source, ठीक है, विथ फेज डिफरेंस, विथ कोई भी एक जनरल फेज डिफरेंस मानेंगे, फेज डिफरेंस फाई है, इनके बीच में कुछ एक फेज डिफरेंस है जो कि फाई है। अब इसी फेज को तो हम निकालेंगे, कंस्ट्रक्टिव में फेज कितना रहेगा तो कंस्ट्रक्टिव बनेगा, डिस्ट्रक्टिव में फेज कितना रहेगा तो बनेगा, डन है क्या? तो इसके इक्वेशन को हम क्या लिख देंगे, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को इजिकल टू, इसको लिखना चाहिए एनी हाउ A2 कॉस, साइन में हम जानबूझ के नहीं लिख रहे क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, आप चाहे तो साइन में लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसका फेज में क्या है, कुछ एड ऑन भी है, फाई प्लस ओमेगा टी या फिर ओमेगा टी प्लस फाई, जो भी तुम लिखना चाहो। एनी हाउ ए भी तुम्हारा कोहेरेंट सोर्स से आया तो इसका भी एम्पलीट्यूड कितना रहेगा, ए रहेगा, तो Y2 को भी हमने लिख दिया, सेम सोर्स में से आए हैं वही सिलेक्ट का, ठीक है? तो ये कितना आ जाएगा, ए कॉस, इजीनेस के लिए मैं ओमेगा टी प्लस फाई लिख देता हूँ। ये हो गए हमारे पास दो वेव की इक्वेशंस। नाउ हमारा जो रिजल्टेंट वेव रहेगा वाई नेट, वो किस तरह का फॉर्म में रहेगा, ए नेट और कुछ एक कॉस, मान लो कॉस एंगल रहेगा सम सॉर्ट ऑफ थीटा के फॉर्म में रहेगा, और थीटा कुछ भी हो सकता है, मिक्सचर में हो सकता है। ये हमारा रिजल्टेंट में ऐसा आना चाहिए। ऑल्सो हमें पता है रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या है हमारे पास,
कि इन दोनों डिस्प्लेसमेंट को आप जस्ट ऐड कर दो, उस पर्टिकुलर टाइम पे जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ था उसे बस आप ऐड अप कर दो। क्या ये बात है क्लियर है? देयरफॉर जब हम वाई नेट निकालेंगे तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगा, ए कॉस ओमेगा टी, और सेकेंड इक्वेशन वाई टू का इक्वेशन क्या आएगा हम पे, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। क्या ये बातें हमें समझ आता है? अब देखो वाई नेट इजिकल टू क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए ब्रैकेट के अंदर कॉस ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए देखो मैंने बहुत बच्चों को मतलब वो पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला याद करने का तरीका, तो फिर से मैं बोल देता हूँ। एनीवे मैं यहाँ पे कॉस यूज़ करने वाला हूँ। तो अगर आपको याद हो कॉस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई, कॉस क्या होता है, बहुत ही कमीना होता है, कुत्ता होता है। तो कॉस क्या कमीना होता है, वो साइन को कुछ नहीं देता है। तो कॉस क्या करेगा, अपने पास एक्स भी रख देगा, अपने पास वाई भी रख देगा, नहीं देगा साइन को एक्स और ना ही देगा साइन को वाई। ये हो गया एक्स प्लस वाई याद करने का तरीका। तो एक्स माइनस वाई जस्ट इसका उल्टा होता है। सो ये कितना बनेगा, कॉस एक्स कॉस वाई, इसका उल्टा नेचर का रहेगा तो माइनस का प्लस डाल दो, तो साइन एक्स साइन वाई हो गया। अब देखो अब जब इनको ऐडअप करोगे, ये डेरिवेशन नहीं कर देना, मैं बस दिखा रहा हूँ। ऐडअप करोगे तो ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा तुम्हारे पास, कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई इजिकल टू ट्वाइस कॉस एक्स कॉस वाई। अभी अगर तुम मानो कि x प्लस वाई को तुम a मान लो और x माइनस वाई को तुम b मान लो, तो देखो ये आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ सॉल्व करोगे तो 2x कितना आएगा तुम्हारे पास, 2x आ जाएगा a प्लस बी के बराबर, और यहाँ से x आ जाएगा a प्लस बी बाई टू। सिमिलरली y भी निकाल सकते हो जो आएगा a माइनस बी बाई टू। तो कुल मिला के मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसा लिख सकता हूँ, कॉस एक्स प्लस वाई की जगह में अगर मैं क्या लिख दूँ, a लिख दूँ, एक्स प्लस वाई जो मैंने a माना था a प्लस एक्स माइनस वाई को मैंने क्या माना था, b माना था। तो ये फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, 2 कॉस एक्स का वैल्यू कितना आता है फिर a प्लस बी बाई टू, और y का वैल्यू कितना आएगा फिर यहाँ पे, y आ जाएगा a माइनस बी बाई टू। तो इसी फॉर्मूले को यहाँ पे डालो, आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास। सो अभी कंटिन्यू, ठीक है। सो क्या मैं लिख सकता हूँ, वाई नेट विच इज़ इक्वल टू, ए मैंने रखा बाहर में, इसको मैं एज ए ट्रीट करूँगा a, इसको मैं ट्रीट करूँगा एज ए b, ठीक है। तो कॉस ए प्लस कॉस बी कितने के बराबर होता है, 2 कॉस ए प्लस बी, ए कितना है मेरे पे ओमेगा टी, प्लस बी कितना है मेरे पे ओमेगा टी प्लस फाइव, ए प्लस बी बट्टा 2 कर दिया। यहाँ पे भी आएगा कॉस ए कितना है मेरे पे ओमेगा टी माइनस बी कितना है, देखो माइनस माइनस लगा के पूरा बी को लिखोगे तो यहाँ भी माइनस जुड़ेगा, यहाँ भी माइनस जुड़ जाएगा, ठीक है। ये तो बेसिक है ना, पता होगा सब, बाई 2 ये हुआ। सो वाई नेट मेरे पे कितना आ रहा है सॉल्व करने पे, ए 2 कॉस ओमेगा टी कितना ओमेगा टी 2 ओमेगा टी प्लस 5 बाई 2, यहाँ कॉस प्लस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी कर दिया, तो बचा क्या खाली 5 बट्टा 2, वो भी माइनस में। अब देखो तुम्हें ये चीज़ अच्छे से पता है, कॉस माइनस थीटा क्या देता है, हमेशा पॉजिटिव कॉस थीटा दे देता है, तो यहाँ पे भी माइनस वाला तो बाहर निकलेगा अभी। सो वाई नेट मेरे पे कितना आ रहा है, देखो ज़रा, ए रख दिया यहाँ पे, ए 2 आ गया। अब ये 2 ओमेगा टी प्लस 5, 2 ओमेगा टी प्लस 5, इसको अगर मैं 2 से डिवाइड ही कर दूँ तो ये 2 ओमेगा टी बाई 2 एक बार बनेगा और एक 5 बाई 2 बन जाएगा, तो ये तो कट जाएंगे। तो क्या बचेगा अंदर 2 कॉस, अगर मैं इसको ऐसा कर दूँ तो यहाँ ओमेगा टी और यहाँ बचेगा 5 बाई 2, और यहाँ नेगेटिव से तो हट जाएगा, पूरा पॉजिटिव वाला आएगा, तो कॉस 5 बाई 2। सो कुल मिला के वाई नेट तुम पे कितना आ रहा है, 2a कॉस 5 बाई 2 कॉस ओमेगा टी प्लस 5 बाई 2। अभी तुम ध्यान से देख सकते हो, एज वी नो when the source is coherent, when the source is coherent then phase क्या है, then phase that is आपका phi जो रहेगा is constant, ये चेंज नहीं होता है। सो 5 बाई 2 भी क्या हो जाएगा आपका, ए बी एक क्या होगा, कांस्टेंट के जैसा बिहेव करेगा। क्या ये बातें क्लियर है? और एनीहो अगर हम इसको कंपेयर करें हमारे नेट के फॉर्मूले से, तो एम्पलीट्यूड नेट और एक कॉस आ जाएगा। देखो ए कॉस के साथ तो ए वाला मैच करता है ना, ये पूरा पार्ट, और ये एम्पलीट्यूड में कितना आ रहा है, एम्पलीट्यूड नेट, देयरफॉर एम्पलीट्यूड नेट कितना आ रहा है, क्योंकि ये सारे कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, 2 तो कांस्टेंट, ए तो कांस्टेंट, और कॉस 5 बाई 2 भी कांस्टेंट, ये पल्ले पड़िए, तो इतना आएगा एम्पलीट्यूड नेट। डन है क्या? अब देखो
अब मैंने तुमको अच्छे से पढ़ाया था, बहुत ही अच्छे से गिर गिर के। मैंने तुम्हें क्या बताया था, कंस्ट्रक्टिव। अभी देखो, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मैंने तुम्हें क्या बताया था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब कब होता है, याद करो ज़रा। पहला वेव का क्रस्ट ट्रफ, मान लो ऐसा आ गया, समझो ये दो वेव है, इसमें ट्रफ ट्रफ जुड़ेंगे, तब यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना, इसका माइनस है, इसका माइनस है, -2 है, एम्पलीट्यूड पे भी कंस्ट्रक्टिव बनता है क्योंकि इंटेंसिटी यहाँ भी 4 आ जाता है, मैंने पहले पढ़ाया था। अगर ऐसा कोई केस है, देखो इसमें क्या हो गया, क्रिस्ट, यहाँ भी एम्पलीट्यूड इसका ए, तो यहाँ भी 2a बनता है एम्पलीट्यूड, मतलब एम्पलीट्यूड नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है। क्या ये बात क्लियर है? फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इन कंस्ट्रक्टिव तब भी बनेगा जब एम्पलीट्यूड नेगेटिव में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, क्योंकि दोनों केसेस में इंटेंसिटी हमारे 4i आते हैं, आपको याद होगा ना, अभी 4i होते हैं। तो देयरफॉर फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमारा ए नेट कितना होना चाहिए, ए नेट जो कि इस एक्सप्रेशन से आ रहा है 2a cos phi/2। यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कॉस का वैल्यू पॉजिटिव में भी हाई हो सकता है, नेगेटिव में भी हाई हो सकता है। अब देखो कॉस का वैल्यू पॉजिटिव में भी 1 रीच करता है, नेगेटिव में भी 1 रीच करता है। क्या ये बात है, हमें समझ आता है? कॉस का पॉजिटिव भी 1 आता है, नेगेटिव 1 भी आता है, कॉस के ग्राफ में पता है ना। सो यहाँ पे हम दोनों वैल्यूज़ को लेंगे। तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या हो सकता है, 2a भी बन सकता है, -2a भी बन सकता है। इन दोनों केसेस में इंटेंसिटी आपके 4i के बराबर आएगा। क्या ये बातें क्लियर है? सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारे लिए एक cos phi/2 कितना होना, आइदर पॉजिटिव 1 होना या नेगेटिव 1 होना। तो उसके हिसाब से अगर हम बताएं तो cos phi/2 मैक्सिमम 1 में भी होगा, कंस्ट्रक्टिव भी क्रिएट होगा। क्या बात है क्लियर है? और नेगेटिव 1 में भी होगा। ये डन है क्या? तो cos का वैल्यू 1 कब आता है बताओ ज़रा। cos का वैल्यू क्या हमारा, cos 0 में 1 आता है, हाँ आप बोलोगे हाँ आता है। फिर उसके बाद cos का वैल्यू 1 या -1 कब आता है, दैट इज़ हमारा 1 या फिर -1, कुछ भी हो सकता है, प्लस और -1 कब आता है, दैट इज़ आपका cos का वैल्यू 180 में भी आता है। याद आ रहा है क्या? उसके बाद cos का वैल्यू दोबारा कब आता है, cos phi/2 का वैल्यू +1 या -1 दोबारा कब होता है। देखो cos 0 1 है, 180 -1 है, फिर 360, फिर +1 है, ठीक है। तो कुल मिला के 2π में भी, मतलब cos 2π भी आपका पॉजिटिव 1 में आता है। इतना बस है क्या? तो इन सब में cos का वैल्यू क्या आता है, 1 1 1 आता है ना। इसमें कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा, फिर से cos का वैल्यू पहले पढ़ा क्या, cos 1 1 ये सब केसेस में आते हैं। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ दोनों cos है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ, सो phi/2 जो कि 0 के बराबर। यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ, दोनों साइड में cos है, तो phi/2 पाई के बराबर। क्या यहाँ से मैं लिख सकता हूँ phi/2 2π के बराबर। इन्हीं हमें फेस चाहिए था, तो फेस तो phi है, तो phi = यहाँ 0 × 2 जो कि 0 कहलाएगा। यहाँ फेस कितना आएगा, 2π आएगा। यहाँ फेस कितना आएगा, 4π आएगा, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, जब हमने ग्राफिकल वाला किया था। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, सो व्हेन फेज इज़ 0 2π 4π फिर 6π भी आएंगे, दैट इज़ अप टू n 2nπ, जहाँ पे n हम किसको ले सकते हैं, 0 1 2 इस तरह ले सकते हैं। जब भी इस तरह फेज रहेगा देन इट इज़ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये बातें हमें समझ आता है। सिमिलरली इसका पाथ डिफरेंस क्या होगा फिर, ऑल्सो पाथ का हमें क्या पता है, हमने पहले पढ़ा है, पाथ 2π का फेज डिफरेंस लैम्डा पाथ डिफरेंस के बराबर होता है। तो उस हिसाब से अगर हम लिखें तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस कैसा आएगा, पाथ डिफरेंस हमारा कैसा आ जाएगा बताओ ज़रा। पाथ डिफरेंस आ जाएगा 0 पाथ है, 0 फेज है तो 0 पाथ ही रहेगा। 2π में कितना पाथ क्रिएट होता है लैम्डा का, 4π में कितना होगा, दुगना लैम्डा क्रिएट हो जाएगा। 6π में कितना होगा, 3 × 2π दैट इज़ 3 लैम्डा बराबर। डन है। तो यहाँ पे अब देखो ये 2 और पाई, 2π मतलब लैम्डा, तो बचता है n लैम्डा, और यहाँ पे भी n हम क्या लेंगे, 0 1 2 3 कंटिन्यू। डन है क्या? तो ये हमने पहले भी किया था, इस चीज़ को दोबारा हमने मैथमेटिकल वे में कर लिया। ये आपके बुक में दिया है। आप सोचो अगर मैं बिना ग्राफिकल करवा के डायरेक्ट करवाता तो किसको समझ आता, नहीं आता, ऑब्वियसली बात है। ये तो कंस्ट्रक्टिव का हो गया। अब डिस्ट्रक्टिव देख लो। फॉर डिस्ट्रक्टिव हमने पढ़ा था, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट ही कब होता है,
जब आप कोई क्रस्ट के साथ ट्रफ आ जाए या ट्रफ के साथ क्रेस्ट आ जाए, मतलब पॉजिटिव वे के नेगेटिव वे के इस तरह कॉम्बिनेशन बने, तो इस केस में आपका नेट एम्पलीट्यूड कितना हो जाता था रिजल्टेंट का, 0 होता था। तो फॉर डिस्ट्रक्टिव जब बनना है तो हमें यहाँ पे जो नेट एम्पलीट्यूड बना है ना, ये जो नेट एम्पलीट्यूड बना है जो कितना निकल के आ रहा है 2a cos phi by 2, ये कितना करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। फॉर डिस्ट्रक्टिव cos phi by 2 शुड बी इक्वल टू 0। अब 0 तो नेगेटिव पॉजिटिव होता नहीं है। अब बताओ cos phi by 2 0 कब कब होता है, cos phi by 2 हमारा 0 होता है cos 90 में होता है ना, फिर 0 कब होता है, cos phi by 2 हमारा फिर 0 हो जाएगा cos 270 में, दैट इज 3 पाई बाई 2 में 0 होता है। फिर वो 0 कब होता है cos 5 by 2, 0 कब हो सकता है, जब वो cos 5 पाई बाई वाला रहे, समझ रहे हो ना, दैट इज आई थिंक 360 प्लस अनदर 90, डन है क्या, इसमें भी 0 रहता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 5 by 2 कितने के बराबर आ रहा है आपका, पाई बाई 2 के बराबर आ रहा है। यहाँ पे 5 by 2 कितने के बराबर आ रहा है, 3 पाई बाई 2 के बराबर आ रहा है। यहाँ पे 5 by 2 कितने के बराबर हो रहा है, 5 पाई बाई 2 के बराबर हो रहा है। 2 नीचे से काट लो। सो हमारे पास फेस क्या क्या आ रहा है, पाई, 3 पाई, 5 पाई, फिर आपको पता है 7 पाई भी रहेगा। इन सारे केसेस में क्या होते हैं, डिस्ट्रक्टिव होते हैं। अगर फेस डिफरेंस कभी भी पाई आया, 3 पाई आया, 5 पाई आया, 7 पाई आया, इसको लिखने का मैंने बताया था, इसको लिखने के 2 तरीके हैं। एक तरीका क्या है, आप ऐसा लिख दो 2n + 1 और साथ में पाई। यहाँ पे आपको n क्या यूज़ करना पड़ेगा बताओ ज़रा। यहाँ पे आपको देखो पाई से शुरू हुआ तो मतलब n यहाँ पे 0 मानना शुरू कर, n 0 से मानोगे तब आ जाएगा, ठीक है। या तो इस तरीके से इसको एंडिंग करके दिखाओ, या फिर इसको एंडिंग करने का एक और तरीका है, दैट इज़ 2n - 1 पाई लिख दो। यहाँ पे अगर आप इस एक्सप्रेशन में इसको लिखते हो तो आपको n कहाँ से मानना पड़ेगा, देखो 1 पाई में आना, तो यहाँ पे n का वैल्यू 1 मानना पड़ेगा तुम्हें पहले ही। 1 2 3 करके मानोगे तब ये वाला एक्सप्रेशन आएगा, डन है क्या। तो बात यही है, अगर आपका फेस डिफरेंस पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई इस तरह आए या फिर इस फॉर्म में आ जाए तो आप क्या बोलोगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, डन है, जो हमने पहले और बढ़िया से स्टडी किया है, डन है क्या। नाउ पाथ डिफरेंस का, पाथ डिफरेंस क्या है, रिवीजन हो जाएगा। चलो पाथ डिफरेंस क्या है, मैंने बताया था 2 पाई फेज में लैम्डा का पाथ डिफरेंस रहता है, तो पाई में कितना पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा, λ/2 का। ये बातें क्लियर है ना, बस 2 को मैंने यहाँ भेज दिया, डन। देयरफॉर पाथ डिफरेंस कैसा रहेगा, फिर पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला कैसा बन जाएगा आपका, तो पाथ डिफरेंस बनेगा ऐसे करके, पाई में कितना पाथ है λ/2 का, 3 में कितना है, 3 को रख दिया और ये पाई की जगह में कितना है λ/2 लिखा, यहाँ 5 को रख दिया, पाई की जगह में कितना पाथ क्रिएट होगा λ/2, 7 को रख दिया, पाई की जगह में कितना होगा λ/2, ये फॉर्मूला लिख दिया, डन है क्या। तो फिर λ/2 3 λ/2, मतलब कुल मिला के आप जब न्यूमेरिकल करोगे ना, जब भी फ्रैक्शनल वैल्यूज आएंगे, मतलब 0 पॉइंट समथिंग वैल्यूज आएगा, 0.1 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट, तो समझ जाना पाथ डिफरेंस क्या है आपका, फ्रैक्शन में आ रहा है, मतलब वो डिस्ट्रक्टिव क्रिएट करेगा, डन है। और अगर वो होल नंबर में आ जाए 2 3 4 6 वगैरह में, तो समझ जाना कंस्ट्रक्टिव है, वो ब्राइटनेस क्रिएट करेगा। अब इसको एंड करने के अगेन 2 तरीके, पहला अगर इस तरीके से एंड करते हो 2n + 1, पाई की जगह में पाथ के लिए क्या लिख दोगे λ/2, तुम्हें यहाँ पे n क्या रखना पड़ेगा, फिर n 0 मानोगे तभी तो भाई 0 × समथिंग 0 होगा, फिर λ/2 रहेगा, मतलब फिर वही कहानी 0 1 2 3 ऐसा मानना पड़ेगा। और अगर तुम चाहो तो इसको ऐसे लिख के भी खत्म कर सकते हो, 2n - 1, फिर पाई की जगह में कितना आएगा λ/2, यहाँ पे n आपको कहाँ से मानना शुरू करना पड़ेगा 1 2 3 4। सो इन दोनों फॉर्मूले को हम लोग बारी बारी से यूज़ करेंगे, ठीक है, इन दोनों को यूज़ करेंगे, एक को हम यूज़ करेंगे तुम्हारे डबल स्लिट में और एक को यूज़ करेंगे हम डिफ्रैक्शन में। तब मैं बता दूंगा ऐसा यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि ये 0 और 1 है ना, तो इसमें थोड़ा इजी पड़ जाता है। इसका मतलब होता है फर्स्ट, इसका मतलब होता है 0, दैट इज 0 मतलब इनिशियल वाला ही मान लेंगे, 0 एक ही बनेगा तब उस केस में, डन है। तब जब शुरू होगा तब मैं दिखा दूंगा आपको वहाँ पे, क्या बात है, क्लियर है। तो ये था बेसिकली मैथमेटिकल आपका एनालिसिस, जो हमने ऑलरेडी किया था, ग्राफिकल में बहुत बढ़िया से समझा था, उसके पहले भी वीडियोज़ हमने बहुत बढ़िया से देखे थे। तो इस टॉपिक को करने के लिए आप कह सकते हो हमें 1-1.5 घंटे का एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ना पड़ा। अब क्या हुआ, अब जो हमारे हाइजीन सर थे ना, देखो मैंने पहले ही बताया था, डिस्ट्रक्टिव के साथ इंटरेस्टिंग फेनोमेना पता है क्या है। डिस्ट्रक्टिव मतलब एक लाइट आया, इसमें इंटेंसिटी होती है, मैंने बहुत पहले ही बताया था, इसमें इंटेंसिटी होती है, मतलब एनर्जी होती है, मतलब 20 जूल का एनर्जी है इसके पास। एक और लाइट आया, इसमें भी इंटेंसिटी है, कोहेरेंट है तो 20 जूल का है, लेकिन ये दोनों जब मिले तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या हो गया, 0 हो गया ना। एनर्जी क्या हो गया बोलोगे आप, फिर एनर्जी तो 0 हो गया। हमें पता है एनर्जी कंजर्व क्वांटिटी है, कहाँ उड़ के जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। इसका मतलब जो हाइजीन सर था उन्होंने भी बोला भाई डिस्ट्रक्टिव अगर होता है, अगर डिस्ट्रक्टिव होता है तो मतलब टोटल एनर्जी 0 हो रहा है। अगर एनर्जी 0 होता है
क्योंकि एनर्जी कंजर्व क्वांटिटी है तो ऑब्वियसली वो कुछ और चीज़ें करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर यहाँ पे 0 हो गया ना तो एनर्जी को क्या करता है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, यहाँ ज़्यादा ब्राइट कर देगा इस ऊपर में, यहाँ फिर ब्राइट कर देगा, पल्ले पड़ा ना, एनर्जी लॉस नहीं होता है, वो इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर देता है एनर्जी को। इसी को आप बोलते हो फ्रिंज, इसी को हम बोलते हैं फ्रिंज पैटर्न, फ्रिंजेस है, फ्रिंज पैटर्न बोलेंगे, ठीक है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करना शुरू करेंगे। और एक फैसिनेटिंग बात, जो फ्रिंज वाले पढ़ोगे ना, आप जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ते हो, असल में वो एक्सपेरिमेंट यंग्स ने किया था, लेकिन जो हाइजीन सर थे उन्होंने पूरा मैथमेटिकल सब कुछ करके दिखाया था, हाँ ये चीज़ें पॉसिबल है, लेकिन वो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर पाए, तो उसके लिए उनका थ्योरीज को एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन उनके जो स्टूडेंट थे हाइजीन, उन्होंने क्या बोलते हैं यंग्स, उन्होंने करके दिखाया था। तो हम देखेंगे ये जो पॉइंट लग रहा था ना हाइजीन को कि भाई यहाँ पे एनर्जी 0 कैसे हुआ, एनर्जी का क्या हुआ, तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हाइजीन सर ने एक पैटर्न बना के दिखाया था, नहीं उस पैटर्न को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। और उस पैटर्न को समझाने के लिए उन्होंने डेरिवेशन भी किया था, जो डेरिवेशन को हम यंग्स के एक्सपेरिमेंट, क्योंकि एक्सपेरिमेंट क्या बोलेगा थ्योरेटिकली शो किया गया था हाइजीन के द्वारा, लेकिन उसको प्रैक्टिकली किया था किसने, यंग्स ने। तो उसी में जिसने वो प्रैक्टिकली किया था प्लस उसके डेरिवेशन को भी, जो हाइजीन का किया हुआ डेरिवेशन था, उसको भी इकट्ठा दे दिया गया है यंग्स के पार्ट में, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हाइजीन सर ने कैसे दिमाग लगाया था कि भाई ये जो प्रॉब्लम एनर्जी का हो रहा है, इसका सोल्यूशन के लिए सर ने बताया था डिफरेंट पैटर्न बनेगा, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।